मैंने अपना एडमिशन जीसीसी एनआईएस क्लासेस से करवाया। जीसीसी एनआईएस क्लासेस मतलब 100% ट्रांसफर। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं जीसीसी एनआईएस क्लासेस में, जहां आपको मिलता है एनआईएस की सारी समस्याओं का समाधान। आप सभी का एग्ज़ाम नज़दीक है और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए हम आपके सामने ला रहे हैं मैथ का सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हम आपको एक एक क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और सॉल्यूशन देंगे। साथ में हम आपको बताएंगे कि इन क्वेश्चंस को सही तरीके से कैसे सॉल्व करना चाहिए। मुझे मालूम है मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन यकीन मानिए अगर इसको एक कंटिन्यूटी के साथ काम किया जाए तो ये इतना भी नहीं है कि हम इसमें पास भी ना कर पाएँ या 60% ना आ पाए। तो उम्मीद आपको नहीं छोड़ना है और इस पर लगातार काम करते रहना है। आज हम सेक्शन ए पे काम करेंगे और कुछ एडिशनल जानकारी अगले 1 मिनट के लिए मैं आपको देना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आपके लिए एक अलग यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पे केवल और केवल स्टडी से रिलेटेड ही कंटेंट आएंगे, यानी कि इसके बाद के जो भी वीडियो जाएंगे वो लाइव में होगा और वो हमारे दूसरे चैनल पे होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या आप हमारे चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा जीसीसी एनआईएस क्लासेस 10th का अलग है, 12th का अलग है। और ये जो बड़ा चैनल है ये अपडेट के लिए हमने दिया है या इन्फॉर्मेशन बेस्ड पे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो उसका कोड है 311। इसका कोड क्या आता है? 311। 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलता है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। 3 घंटे में आपको मैक्सिमम मार्क्स जो आपको यहाँ पर होता है 100 मार्क्स का होता है। इन 100 मार्क्स को आपको क्लियर करना होता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन से क्वेश्चंस को लेते हैं। सेक्शन वाइज सेक्शन है। टोटल जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उनके नंबर्स होंगे 45, जिसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जिसको छोड़ना है। सारे ही क्वेश्चंस बनाने, बट आपकी इच्छा है कि आप कौन सा बनाते नहीं बनाते, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलेंगे। सेक्शन ए में जब हम आएंगे यहाँ पर तो ऐसे 20 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे जो एमसीक्यू टाइप्स के होंगे, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सिंगल मार्क्स के हैं और इनको आप या सॉल्यूशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो तुक्का लगा लो, आप चाहे तो सॉल्व कर लो। मतलब हमें इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमें सही चाहिए, ठीक है। तो आज हम सेक्शन ए पे ही काम करने वाले हैं। बाकी सेक्शन बी सी डी आगे जो भी रहेगा वो हम लाइव सेशन में करेंगे। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा दूसरा चैनल है हम उसमें करेंगे। आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दे रहा है वो दे रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 3, बी जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 7। अब देखिए स्लोप निकालने का बहुत सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। बहुत ईजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्यूशन आसान रहे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन ओपन कर लो और यहाँ हमारे साथ साथ में सॉल्व करो। देखो हम ना एक पॉइंट लेते हैं कुछ इस तरीके से। लेट बी सपोज ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। मैंने एक लाइन ऐसे बनाया है, आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ना ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और 3 दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 और 7 दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उन कोऑर्डिनेट्स में x1 by 1 और x2 by 2 यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, जिससे कि चीज़ें हमारे लिए आसान रहे। ये हमारे लिए x1 हो गया, ये हमारे लिए by 1 हो गया। वैसे ही ये हमारे लिए x2 हो गया और ये हमारे लिए by 2 हो गया। अब जो फॉर्मूला होता है स्लोप का वो बहुत ही सिंपल है। ये कहता है by 2 माइनस by 1 अपॉन x2 माइनस x1। अब जब हम इस डाटा को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर स्लोप का आंसर बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। देखिए बाई 2 अगर हम एज्यूम कर रहे हैं 7 को, तो 7 माइनस बाई 1 हमारा होने वाला है 3 अपॉन यहाँ x2 की बात करते हैं। x2 हमारा यहाँ पर 6 है और हमारा x1 जो यहाँ पर 2 है यहाँ पर, यानी ये हो गया 4 और नीचे ये हो गया 4। ये दोनों ही सेम नंबर हैं इसलिए कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से और 1 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो हम जैसा कि ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस में देखेंगे तो यह दे रखा है 1 2 -2 और 4, जिसका सही जवाब है 1। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला गया है कि
द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3 7 एंड -2 5 इज। अब दो लाइन आपको दे गए हैं, उन दोनों लाइन दो पॉइंट आपको दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। अब उनसे जो ज्वाइंट करने पर जो लाइन बनता है उस लाइन का इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर हम लिख लेना चाहेंगे ताकि क्लियरिटी हमारे पास रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। अब देखिए मैंने कहा ना सॉल्यूशन की नीड ही यहाँ पर नहीं है, आप जैसे सॉल्व कर लो, बस आपको राइट आंसर पे क्लिक करना। OMR शीट होता है जिसको फिल करना होता है। तो अब यहाँ पर मान के चलिए पॉइंट ए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कितना है 3,7 और पॉइंट बी यहाँ हम लोग मेंशन कर लेते हैं -2 और 5। अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, आप अपने माइंड में जैसे ही ज्यूम करना चाहते हो ज्यूम कर लो। आप चाहो तो कुछ इस तरह से पॉइंट मेंशन कर लो, ए और बी, जहां पर आप लिख लो 3 7 और यहाँ लिख लो -2 और 5, डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। बट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है और हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना चाहिए। देखिए जो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे वो हम आपको बता देना चाहेंगे यहाँ पर इक्वेशंस के लिए। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। बेसिकली ये एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मेट का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं यहाँ पर आपको एज्यूम करना है। मैंने क्या बोला, इसको हम कर सकते हैं कि ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा हो गया x2 और ये हमारा हो गया y2। तो देखिए जी x1 y1 x2 y2 हमारे लिए क्लियर क्रिस्टल है और मैं साफ साफ यहाँ पर इसलिए मेंशन करवा देता हूँ। मतलब आपको लिखना होगा अगर कोई सेक्शन बी या सेक्शन सी में तो आप ऐसे मत करना, नीचे लिख देना। कई बार क्या होता है ना, मिस्टेक हो जाता है, कहते हैं ना आंखों के सामने ओझल हो जाता है। तो इसीलिए ये क्लियरिटी रखना जरूरी है कि x1 क्या है और x2 क्या है। अब इसमें खाली फॉर्मेट आप सेट कर दो। यहाँ पर मैं आपके सामने छोटा सा फॉर्मेट सेट करना चाहूँगा। देखिए बाई और x, यहाँ पर दो चीज़ें देखिए, ये बाई को देखिए और यहाँ पर x को देखिए। ये दोनों को हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वेशंस हमें बना के देंगे। बाकी y1 x1 और y2 x2 सारे यहाँ पर फिल कर देंगे। तो हम यहाँ फिल करना चाहेंगे बाई माइनस y1 हमारे पास है 7 और देखिए y2 हमारे पास कितना है 5 माइनस y1 हमारे पास हो गया 7। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसी तरीके से बहुत ही सावधानी से x माइनस x1 हो गया 3, x2 हमारा हो गया -2 एंड x1 आपका हो गया 3। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को केवल हम सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए एक प्रयास करते हैं सॉल्व करने का। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहाँ हमें स्पेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से लाइन ड्रा कर देते हैं। चलिए इससे कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा बाई -7 अपॉन -2 इज इक्वल टू x -3 और नीचे हो गया -5। अब सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे जिससे कि हमें सही एक करेक्ट वे में इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ये जो -5 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ। ये हो गया -5 और -7 और -5 का मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा वो +37 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला -2 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। हालांकि हम चाहते तो ये माइनस और माइनस यहीं पर कैंसिल कर देते तो चीज़ें और आसान हो जाती है हमारे लिए, लेकिन ठीक है जैसे वैसे ही हम फॉलो कर लेते हैं। -2 और x -2x और -2 और -3 यहाँ पर हो गया +6 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे x और y के चीज़ें हैं वो एक तरफ कर देंगे। तो देखिए ये वाला 2x अगर इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2x -5y, राइट। अब देखिए ध्यान से आपको ये समझना है कि ये हमारा 35 है और इधर हमारा 6 है। अगर हम उसे उधर भेजते हैं तो ये हमारा हो जाता 6 -35, यानी कि हमारे पास आ गया 2x -5y और यहाँ इज इक्वल टू -29। अगर इस 29 को हम इधर ले आते हैं तो हमारे जो इक्वेशन सेट होता है वो होता है 2x -5y इज इक्वल टू -29। चलिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक है ऑप्शंस में, क्योंकि इसका सही जो फॉर्मेट हमारी इक्वेशन मिलेगा वो यही में मिलेगा। मुद्दा ये नहीं है कि ये ऑप्शंस गलत अगर हैं तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है, मुद्दा ये है कि हमने ये सीखा कि अगर हमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं तो कैसे हम इक्वेशंस ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे बात करना चाहेंगे हमारे अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चंस। और हमारा अगला सवाल क्या कहता है,
ये हमारा अगला सवाल है। दिस इज द क्वेश्चंस को और छोटा करना चाहेंगे कुछ इस तरीके का। चलिए यहाँ तो दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन 3 में कह रहा है द सेंटर इन रेडियस ऑफ द सर्कल विथ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर एक तो हमसे सेंटर पूछ रहा है जो a और b होता है, एंड सेकेंड थिंग हमसे यहाँ पर रेडियस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर हम लिखेंगे। इस इक्वेशंस को यहाँ पर हम लिखते हैं और ये हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर जनरल फॉर्म हम बात करेंगे जो इक्वेशंस ऑफ सर्कल का दिया है वो होता है x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हमें इस जैसा इसको बनाने की कोशिश करनी है, फिर हम कोरिलेट कर लेंगे यहाँ पर कि a क्या है, b क्या है और r क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को कोरिलेट करने की या बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे मालूम है 99% बच्चों को ये आता है, लेकिन फिर भी हम बेसिक से लेके चलते हैं ताकि जिन बच्चों को बहुत दिन हो गया है या थोड़ा सा भूले भूले से लग रहे हैं उनके लिए भी चीज़ें आसान हो जाए। देखिएगा ध्यान से जरा। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूशन पार्ट में यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको 4x को इसके बगल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहले एक फॉर्मेट तो दें बनाने से पहले। फिर ये हो गया वाई स्क्वायर और 6y को यहाँ देते हैं, और हमारे पास यहाँ पर जो बच गया है वो बच गया 9 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है 4x, तो हम 4x लिखेंगे। 4x को हम लोग एज्यूम करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अगर आप 4x को ब्रेक करेंगे तो आप ये देखिए 2 इंटू x, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं 2ab, तो a हो गया 2, या मान लो 2ab, a मान लो x हो गया, b हो गया 2, जैसा मान लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इतनी बात समझ में आ गई कि यहाँ पर हमें चाहिए 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4 चाहिए, 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे। लास्ट में हम 4 को माइनस भी करेंगे, क्योंकि जहाँ पर कोई डिजिट ही नहीं है वहाँ पर अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो आपको सेम डिजिट को वहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। अगर कुछ माइनस कर रहे हैं तो वहाँ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसे कैंसिल भी बनाना है। ठीक है, कैंसिल भी करना होता है। एक फॉर्मेट हमने यहाँ पर बनाया सेम। अब आते हैं यहाँ पर बाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 6y, अगर 6y को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से ब्रेक होगा 2 इंटू, ध्यान सुनना, 3 इंटू एक्स। अब फॉर्मूला में जब हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उस 2 में तो ये 2 पहले ही आ गया, x a की जगह आ गया, ये a हो गया, और ये हमारा b हो जाएगा यहाँ पे। यानी हमें इतनी बात समझ में आ गई कि 3b बनने वाला, यानी 3 का स्क्वायर हमें देना होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 कर देंगे। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें हमने ऐड किया है। एक इस 4 को यहाँ पर ऐड किया जो नहीं था, और एक इस 9 को ऐड किया जो बिल्कुल नहीं था। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं जो है हमारे पास में। 9 तो पहले से है। अब इस देखिए यहाँ पर -4 लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे -9 इज इक्वल टू 0। ये जो हमने -4 लगाया किसको इनकाउंटर करने के लिए लगाया, इसको एनकाउंटर करने के लिए लगाया। और यहाँ पर जो हमने ये -9 लगाया है किसको एनकाउंटर करने के लिए लगाया है, इसको एनकाउंटर करने के लिए लगाया है। लेकिन अगर हम एक कैलकुलेशंस वाइज देखें यहाँ पे, तो हमें इतनी बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर देखो, ओ हट गया, 4 - 9 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 और 9 कैंसिल होगा, तो ये वाला 9 इस वाले 9 से कैंसिल हो जाएगा, हट गया। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसको तो हमें बचा के ही रखना है ना, इनको थोड़ी ना कुछ छेड़छाड़ करना है। तो ये बन गया आपका x + 2 का होल स्क्वायर
और ये बन गया बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये -4 उधर चला जाएगा, बन जाएगा 4। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखना था और हमें इसको लिखना था 3 का स्क्वायर, लेकिन हमने एज्यूम कर लिया कि 9 है तो मतलब 3 का स्क्वायर, 4 है तो मतलब 2 का स्क्वायर, जो डायरेक्ट हमने ले लिया। अब इसको एक और फॉर्मेट में हम लोग ले लेते हैं। हम लोग ऐसा लिखते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब ऊपर में ये जो लिखा हुआ है जनरल इक्वेशन और ये जो हमारा निकला है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ -a है, यानी कि इस a की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए थी, तो यहाँ a की वैल्यू होनी चाहिए -2। उसी तरीके से हमारा जो यहाँ पर b है वो ऑलरेडी माइनस माइनस दिख रहा है, यानी b की वैल्यू होगी 3। तो एक बात समझ में आ गई, इन सारे ऑप्शंस में से एक पहला ऑप्शन है जिसमें -2 और 3 लिखा है, एक तीसरा ऑप्शन है जिसमें -2 और 3 लिखा है। तो ये b और d तो अपने आप ही कैंसिल हो गए हैं। अब देखिए यहाँ रेडियस 4 है, यहाँ रेडियस 2 है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर है यानी r स्क्वायर, इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो c होगा, यानी -2 और 3 आपका सेंटर हो गया और 2 जो हो गया आपका रेडियस हो गया। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपका इंतजार कर रहा है यहाँ पे। देखिए अगर हम अगले सवाल की ओर आगे आते हैं, लिखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन फ्लिपिंग अ फेयर कॉइन, यानी सिक्के को उछालते हैं, तो सभी जानते हैं आप लोग 1/2 इसका आंसर होता है। ठीक है, नीचे हम वो सारे आउटकम्स लिखते हैं और ऊपर जो है जो हमारे फेवर में होता है वही लिखते हैं। जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। अब देखो एक कॉइन है हमारे पास में, ठीक है। अब एक कॉइन में या तो हेड होता है या तो टेल होता है, ध्यान समझो यहाँ पे। अब टोटल जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, टोटल आउटकम हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो उसको टोटल वाले को नीचे लिखेंगे। लेकिन अगर हम सिक्का को ऐसे कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में तो एक ही आएगा ना एक बार में, तो इसको यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसीलिए यहाँ इसको आंसर जो होगा वो 1/2 होगा। और ये तो आप क्लास 10th के मैथ में भी पढ़ते होंगे। खैर नहीं, आगे बढ़ना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ये कह रहा है एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज ए 2/2 मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन। तो कुछ इस तरीके से AD माइनस BC AB प्लस CD, यानी ये आपको बोल रहा है कि आप ABCD के फॉर्मेट में पहले लिखिए उसको, एंड देन आफ्टर देखिए कि उसका क्या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट एक डिफरेंट चीज़ है, मैट्रिक्स एक डिफरेंट चीज़ है। मैट्रिक्स में हम एक केवल फॉर्मेट देखते हैं, बट डिटर्मिनेंट में हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं थोड़ा भूल गया था, अभी एक डिस्काउंट ऑफर भी आप लोगों का 26 अगस्त तक चल रहा है, जन्माष्टमी स्पेशल ऑफर का, और आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो जो बच्चे यहाँ तक के पड़ाव में हमारे साथ हैं उनको ये ठीक है। बाकी तो हमने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन भी किया है आप लोगों के बीच में, ताकि आप लोग सभी जान सकें और जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ेंगे हमारे कोर्स में, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कंटेंट है और सैम्पल पेपर भी है, सब कुछ हमने वहाँ पर दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें, यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स मैं आपके सामने बना के दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो जी 2/2 का मैट्रिक्स A B C और D, देखो ये हमने ले लिया। अब इसका क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं ये वाला लाइन ना देके ये लाइन दूंगा, कुछ इस तरीके से दूंगा। बहुत सिंपल तरीका यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे। इसका जो होगा यहाँ पर देखिए, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया AD और ये हो गया BC। तो इसका जो सही जवाब होगा ये इसका सही जवाब है AD माइनस BC, और इसका पहला आंसर यहाँ पर सही होगा कि डिटर्मिनेंट का लाइन जो हमने दिया है AD माइनस BC। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ 1 2 3 4 मैट्रिक्स दे रखा है। आइए इसको हम आपको बताते हैं कि इनवर्स कैसे एक्चुअली में निकाला जाता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैं यहीं पर आपको दिखा देना चाहूँगा कि अगर आपका 2/2 का मैट्रिक्स है और अगर मान के चलो ये हमारा मॉड ऑफ A है, तो कैसे निकालते हैं? देखिए A इनवर्स निकालने का एक्चुअली में क्या फॉर्मूला होता है? A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस कैसे करेंगे? देखो ये A और D को पहले चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर D आ जाएगा और यहाँ पर A आ जाएगा। अब यहाँ पर B और C की बारी है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर B और C की बारी है।
तो बी और सी में जहाँ है वही रहेगा, उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बट साइन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -b और ये हो जाएगा -c। बस इतनी सी बात आपको करनी है और आप बहुत आसानी से किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमें इसे इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए सेम फंडा यहाँ पर लगाएंगे। मैं यहाँ ऊपर सोल्व कर देना चाहूँगा, ऊपर में ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ठीक है। देखो 1 2 3 4 है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल लेते हैं। 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है? इसका डिटर्मिनेंट 1 इंटू 4 4 हो गया, माइनस 2 इंटू 3 6 हो गया, यानी आ गया -2। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम सिंपल 1 और इसकी वैल्यू -2, राइट। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है आपको मालूम है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो ये 4 और ये 1, इनको इंटरचेंज नहीं करना है, बट एक साइन बदल देना है। जैसे यहाँ माइनस लगा देंगे तो -2 और ये हो गया -3। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे जो -1/2 लिखा है वो एक एक करके एक एक एलिमेंट के साथ में हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको थोड़ा सा फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1/2 को अगर 4 के साथ करेंगे तो सोचिए ये 2 और 4, ये है डिनोमिनेटर में, ये है न्यूमिनेटर में, तो ऑब्वियसली 4/2 हो जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा -2। उसी तरीके से अगर ये -2 नीचे और ये -2 ऊपर आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। उसी तरीके से अगर ये -3 ऊपर जाता है और -2 नीचे आता है तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 और 2 का जो डिवीजन हमारे पास आएगा वो 1.5 आएगा, 3 का आधा 1.5 हो गया। एंड नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम आएंगे तो ऑब्वियसली ये सेम डिजिट 1 से करने पर उतना ही आता है, तो हम -0.5 यहाँ पर बोल सकते हैं। एंड दिस इज द आंसर। तो इसके आंसर में आप मिला लो यहाँ पे -2 1 1.5 -0.5, ये पहला वाला आपका सही जवाब है। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करना चाहेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, इनमें दो बातें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है और हमने बेसिक के लिए भी बहुत जल्द आपके लिए हम बेसिक मैथमेटिक्स ला रहे हैं, जिसमें हम आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के सारे मैथमेटिक्स को एक PDF में समराइज करके उसके लेक्चर के साथ आपको देंगे, जिससे कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी मैथमेटिक्स को सीख पाएगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपका सिलेबस ही नहीं पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, माइंड बहुत अच्छा है, क्लास 10 तक आप बहुत अच्छे थे मैथमेटिक्स में, बट आपको यहाँ कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए चैप्टर ना पढ़े होने की वजह से चीज़ें आपको अनजान लग रहा है। तो सबसे पहले आपको बेसिक पे काम करना है। अगर बेसिक बढ़िया हो जाता है तो फिर आपको अपने सिलेबस पे आके काम करना चाहिए, और जो हमारा ऐप में प्रीमियम रिकॉर्डेड कोर्स है मैथमेटिक्स का, वो आपके लिए बेस्ट होगा, उससे आप अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ये सब हम देखते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अगर सिंगुलर मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, यहाँ पे ध्यान सुनो। जैसे मान लो 1 1 1 1, तो एक्चुअली इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, कितना हो गया, 0 हो गया। तो जब हम बोलते हैं द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर इफ इट्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए इसकी वैल्यू। आगे बात करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगला सवाल जो हमारा है वो एक फंक्शन हमें दिया गया है। फंक्शंस में क्या दिया गया है, f फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x इसको बोलेंगे, वो मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ लिखते हैं 8 एंड दिस इज द फंक्शन एक्स स्क्वायर। बट हमें जो यहाँ पर फाइंड करना है वो f इनवर्स x फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। सो इनवर्स वाले में बहुत सिंपल है, हम इसको बाई की तरह एज्यूम करेंगे। मान लो ये हमारा बाई है, तो बाई इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट बाई, ये इधर आएगा। तो अब प्लस माइनस यहाँ पर लिया जाता है, बट माइनस ऑब्वियसली नहीं लेंगे। ट्रेडिशनली जो कन्वेंशन हम लोग लेते हैं, जो इसका सही जवाब हमारे सामने यहाँ पर आपको मिल रहा है देखने को, वो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, रूट एक्स मिलेगा। यानी सही जवाब आपका ये वाला ए वाला हो जाएगा, रूट एक्स। दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करना चाहेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। वैसे क्वेश्चंस को एक बार मैं मिला लेता हूँ, क्वेश्चंस, हाँ ठीक है, क्वेश्चंस ठीक है अपनी जगह पे।
क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए इसका एक जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। चैप्टर नंबर 32 कैलकुलस का सबसे आखिरी चैप्टर है ये 32, जहां पर जाके सारा का सारा हिसाब किताब लगाना पड़ता है। तो अपने आप में एक चैलेंजिंग चैप्टर है, बट ये उतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फॉर्मेट में डालेंगे। इसको इधर कर देंगे तो ये इधर डी बाई हो गया और ये हो गया एक्स डी एक्स। फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन में डाल देंगे। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन इंडेफिनिट का जाएगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तब भी हम मान सकते हैं कि बाई की पावर 0 होगा, क्योंकि किसी की पावर 0 करने पर 1 हो जाता है। अब इंटीग्रेशन का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपको पता है कि पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट लिख सकते हैं, हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन से कोई ज़रूरत नहीं है करने की, हम यहाँ +c ऐड कर देंगे। सेम पावर 1 है, x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाई 2, राइट, एंड देन आफ्टर यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, +c बोल देंगे यहाँ पे, क्योंकि और तो कुछ ऐसा है नहीं। तो ये तो बाई ही मिलेगा हमें, और ये क्या मिल जाएगा, x² डिवाइड बाई 2 +c। तो हमें जो सही जवाब हमें दिख रहा है वो बी वाला दिख रहा है, बाई इज इक्वल टू x² डिवाइड बाई 2 +c। दिस इज द राइट आंसर। सो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। द एरिया अंडर द कर्व बाई इज इक्वल टू x² फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2। जब भी आपको एरिया निकालने के लिए दिया जाता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर इंटीग्रेट करना होता है, इंटीग्रेशन निकालना होता है। कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, पाई इज इक्वल टू x²। अब इंटीग्रेशन का बहुत सिंपल तरीका है, हम इसको इस तरह के फॉर्मेट में डालेंगे, डायरेक्ट इधर ही कर दो, इतना करने की क्या जरूरत है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेट करो x² dx, कितना दिया है 0 से 2, 0 से 2 लोअर लिमिट अपर लिमिट। सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया है, और फॉर्मूला हमारा क्या है, वो ये कहता है x की पावर 2 + 1, नीचे 2 + 1, और ये गया 0 से 2, राइट। बाकी यहाँ पर हम कुछ नहीं देंगे, रीजन ये है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो ये आ गया x³ पावर 3 और ये हो गया 0 से 2। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक बार हम 2 पुट करेंगे, एक बार 0, 0 में कुछ मिलना है नहीं, डायरेक्टली 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 यानी 8/3, एंड दिस इज द आंसर। ये हमें आंसर मिल गया, और हम देख सकते हैं कि इसका आंसर 8/3 होगा। देखो अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बता, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये लिखा है f(x) लिखा है e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन भी f'(x) वही होगा, इसका सही जवाब a होगा। तो देखिए ये कुछ ऐसे आसान से सवाल हैं जिन सवालों को सॉल्व करके आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में क्या होता है कि आपका मार्क्स मतलब कहते हैं ना कि बेवजह काटे नहीं जा सकते। एमसीक्यू क्वेश्चन से, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से सही जवाब होगा, हम कहते हैं तुक्का भी लगा दिया, सही आ गया तब भी आप ले आएंगे, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। और वैसे भी मैथमेटिक्स में अगर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी जैसे क्वेश्चंस में भी जाते हैं तो वहाँ भी हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर आपका टू द पॉइंट आंसर है, आपने सही से बनाया है, तो टीचर आपका फालतू नंबर नहीं काटता है। और मैथ में हमने देखा है कि 95, 96, 98 मार्क्स तक बच्चों के आए हैं, आपका भी आएगा। तो इसका जो आगे के पार्ट्स होगा, हम या तो इसी चैनल पे अपडेट आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर आप चले जाइए, वहाँ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई कर लीजिए। जैसे ही कोई लाइव का यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको नोटिस मिल जाएगा, और आगे के सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।